अहमद पाशा क़ादरी साहब से या जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब से इनकी कारकर्दगी से या इनके काम से हमें कोई एतराज़ था। ये बात बिल्कुल सही आपके सामने कह रहा हूँ। जिन मजलिस के अरकान असम्बली ने मजलिस के लिए 50 साल से ज़ायद की अपनी ज़िंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दे दी, जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब 1967 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नूरखां बाज़ार के इब्तदाई के सदर थे। जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासत नगर के रुकने बल्दिया थे, बल्कि उससे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए। तो इन दो हज़रात ने मजलिस के लिए अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दिया। अहमद पाशा क़ादरी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, मैं समझता हूँ कि आज सबसे पुराने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर हैं, जिन्होंने अब्दुल वाहिद ओवैसी फ़ख्र मिल्लत अलैहि रहमा को देखा, जिनकी आँखों के सामने दारुस्सलाम का मुक़दमा मजलिस ने फ़ख्र मिल्लत अलैहि रहमा ने जीता। और जब दारुस्सलाम का कब्ज़ा लिया गया तो उस वक्त भी अहमद पाशा क़ादरी दारुस्सलाम के कब्ज़े जब लिया गया था कोर्ट के फ़ैसले के बाद तो मौजूद थे। अहमद पाशा क़ादरी साहब बिदर की 16 सुतून की मस्जिद में के सिलसिले में बिदर में मेरे ख़्याल से 6-7 महीने पाशा जेल में थे। आप 2 महीने बिदर की जेल में पाशा थे। सालार मिल्लत को जब कभी गिरफ़्तार किया जाता तो अहमद पाशा क़ादरी साहब भी गिरफ़्तार हो जाते। तो मैं अपने बचपने में जब हम अपने वालिद सालार मिल्लत से मिलने जाते तो हम जेल में देखते कि अहमद पाशा क़ादरी भी सालार के साथ जेल में है। कई मरतबा अहमद पाशा क़ादरी साहब को जेल की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो रुकने बल्दिया भी थे और अहमद पाशा क़ादरी साहब अज़ला में आज अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यूनिट बड़ा मजबूत है तो मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अहमद पाशा क़ादरी साहब की इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें मरहूम रहमत हुसैन ज़ैदी साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें मरहूम शेख मोहम्मद अख्तर साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर आज तेलंगाना में एक ताकतवर अपना मौक़िफ़ रखती है तो उसमें मरहूम मजलिस के क़ायदीन ने बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ पेश की, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मरहूम क़ायद के साथ सालार मिल्लत के साथ अहमद पाशा क़ादरी ने एक बड़ा लंबा अरसा गुजारा। मरहूम क़ायद सालार मिल्लत के साथ बहुत सफ़र भी किए। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब को सलाम करती है और हम अहमद पाशा क़ादरी साहब की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो खिदमात हैं वो हम उसको कभी नहीं भूलेंगे, कभी उसको फरामोश नहीं करेंगे। आज अहमद पाशा क़ादरी साहब याक़ूतपुरे का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अहमद पाशा क़ादरी साहब के ज़रिए से उन्होंने जो तजुर्बा सियासत में हासिल किया वो ज़रूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रहबरी और रहनुमाई करते रहेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अहमद पाशा क़ादरी साहब ने 2004 में सालार ने उनको उस वक्त की हल्के असम्बली चार मीनार का रुकन असम्बली
का टिकट दिया। फिर 2009 में हल्क़े असम्बली चार मीनार राजेंद्र नगर एक असम्बली हल्का बना और थोड़ा हिस्सा उसका महेश्वरम में चला गया। दोबारा अहमद पाशा कादरी साहब को चार मीनार का टिकट दिया गया। फिर 2014 में चार मीनार के रुकन असम्बली के तौर पर मुंतखब हुए। फिर 2018 में हल्क़े असम्बली याकूतपुरा की नुमाइंदगी का एजाज़ अहमद पाशा कादरी साहब को आपने दिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इन तमाम बातों को आपके सामने रखूँ। और आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि एक सियासी जलसे में असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर ये क्या बात कर रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, यकीनन आपने हमको मुंतखब किया, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। यकीनन आपने इस जमात के लिए बहुत कुछ किया, मगर इस जमात का एक पहलू ऐसा भी है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। इस जमात के अरकान असम्बली की क़ुरबानी, उनकी मेहनत और जुस्तजू भी आपको याद रखना चाहिए। और मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जनाब अहमद पाशा कादरी साहब अपनी सियासी ज़िंदगी में बेनफ्स होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत अंजाम दी। और माने हमेशा अहमद पाशा कादरी की नज़रों में इस बात की तरजीह दी जाती थी कि मजलिस का फ़ायदा इससे क्या होगा। और अहमद पाशा कादरी साहब मजलिस में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लोग आते गए, लोग छोड़ते भी गए मजलिस को, मगर अहमद पाशा कादरी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमेशा वाबस्ता रहे। हमने वो दौर भी देखा जब हमारे घर घर में नाइत्तेफाकी पैदा हो गई थी, एक इंतशार की कैफियत थी, मगर उस माहौल में भी अहमद पाशा कादरी साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद के नारे लगाए। उस वक्त भी अहमद पाशा कादरी साहब ने कहा कि सालार मिल्लत की क़ियादत की आज भी ज़रूरत है और कल भी रहेगी। अगर आज भी अब अहमद पाशा कादरी से उठाकर पूछ लेंगे कि बताओ पाशा, इस मुल्क का सबसे बड़ा सियासी कायद कौन था, तो पाशा की ज़बान से निकलेगा कि मेरा महबूब कायद सालार मिल्लत था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अहमद पाशा कादरी साहब का घराना, उनके बड़े भाई, उनके वालिद हज़रत कामिल साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सब मजलिस के उस वक्त के सफ़र के साथी हैं जब मजलिस को कोई जानता नहीं था। तो आज मैं अहमद पाशा कादरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे पास सिर्फ ज़बान है और मैं नहीं समझता कि मैं अपने अल्फाज से पाशा कादरी साहब का शुक्रिया भी अदा कर सकूँगा, मगर मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह पाशा कादरी साहब को सेहतियाब कर दे, उनको शिफा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अहमद पाशा कादरी साहब को सेहत के साथ उनकी उम्र दराज फरमाए। और हमारे पास ये हमारी खुशकिस्मती रही, मेरी खुशकिस्मती रही कि मुझे अहमद पाशा कादरी साहब के साथ काम करने का मौका मिला। ये मेरी खुशकिस्मती रही कि अहमद पाशा कादरी साहब ने बहुत से अहम और नाजुक वक्तों में मुख्तसर से अल्फाज में मुझे अपनी राय दी। और उस मुश्किल वक्त में उस मसले का हल जब मैं सोचता था, मुझे समझ में नहीं आता था, अहमद पाशा कादरी साहब 3-4 मिनट मेरे सामने बैठ कर बोलते थे कि इसका ये अगर हम करें तो कैसा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। मैं ताज्जुब करता था कि मैं इतने दिन से इस मसले पर सोच रहा हूँ और अहमद पाशा कादरी साहब 3-4 मिनट में उस मसले का हल मुझे पेश कर देते थे। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आपने यकीनन अहमद पाशा कादरी साहब को अपने वोटों से और दुआओं से कामयाब किया, मगर मेरा भी अखलाक़ी फ़रीज़ा है कि बैसीत एक जमात के ज़िम्मेदार के मैं अहमद पाशा कादरी साहब का शुक्रिया अदा करूँ। और जब मैं मुमताज़ खान साहब अमेरिका में थे, वापस आए, तो मैं वापस आने के बाद दोनों अहमद पाशा कादरी साहब को और मुमताज़ खान साहब को बुलाकर बैठकर बात करके कहा कि मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ
मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि मैंने 2018 में आपसे इस बात को कहा था कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में हमको याकूतपुरा और चार मीनार से नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारना पड़ेगा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, वो कमरे की बात थी, मगर आज अवाम के दरमियान में मैं आपको कह रहा हूँ, एक पेशानी पर बल नहीं था, ना मुमताज़ खान साहब के, ना अहमद पाशा कादरी के। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप फैसला लीजिए, हम आपके साथ थे और साथ रहेंगे। और जब दोनों ने ये बात कही, मैं पाशा को देखकर मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा, पाशा मुझे माफ़ कर दीजिए, ये फ़ैसला मुझे लेना पड़ रहा है, मगर ये जमात के मफाद में ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बचपने से अहमद पाशा कादरी साहब को देख रहा हूँ, उनकी खिदमात को हम देख रहे हैं, उनकी तड़प को, उनकी मेहनत को, उनका बेनफ्स होकर मजलिस के लिए काम करना, जो लोग करीब से देखे हैं, मम्मी साहब भी जानते हैं, बहुत मुश्किलात और मसाइब अहमद पाशा कादरी साहब ने उठाए हैं। मैं अल्लाह से सिर्फ दुआ करता हूँ कि अल्लाह जब तक मुझे इस दुनिया में रखेगा, अल्लाह ऐसे 100 हज़ारों अहमद पाशा कादरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दे दे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अहमद पाशा कादरी साहब की खिदमात अगर मैं बयान करना शुरू करूँ तो एक लंबा वक्त लग जाएगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाशा के कई रूप है जो आप नहीं जानते। एक रूप पाशा का ये था कि सालार मिल्लत जेल में थे तो अहमद पाशा कादरी साहब सालार के सामने नाते पढ़कर सुनाते थे, और जब सालार नहीं रहे थे तो जेल में जितने मजलिस के लोग थे तो पाशा पुराने हिंदी पिक्चरों के गाने भी कभी कभी सुना देते थे। एक वक्त ऐसा भी था कि जब मैं मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का था तो सालार मिल्लत अपनी जीप में रामकृष्णा थिएटर के सामने से जा रहे थे, और वहाँ से पाशा निकले मोटरसाइकिल पर। तो मैंने अपने वालिद से कहा, पाशा जा रहे, पाशा जा रहे। तो मेरे वालिद, पाशा वहाँ क्या कर रहे? तो पाशा शर्ट पैंट में निकल रहे थे। ये भी पाशा का एक रूप है। ऐसा नहीं है कि हमारा एमएलए खाली इसमें, सब चीज़ में था हमारा एमएलए, मगर एक और रूप है जो उनका असली रूप है। अहमद पाशा कादरी सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अहमद पाशा कादरी पक्का सच्चा आशिक़ रसूल है। मैं अहमद पाशा कादरी साहब को कई मरतबा देखा कि जलसों में, नात की महफिलों में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी जाती या कोई मुक़र्रिर अपने बेहतरीन तरीक़े से अज़मत रसूल को बयान करता तो पाशा कादरी की आँख में आंसू आ जाते, और पाशा कादरी की कैफियत ये होती कि कांपना शुरू कर देते थे। ये ना सिर्फ सच्चे आशिक़ रसूल थे, बल्कि ये शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी पीराने पीर के सच्चे ग़ुलाम भी थे। तो मैं पाशा कादरी साहब को सलाम करता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमको इस रिवायत को बनाना पड़ेगा और हमको बताना पड़ेगा कि अगर हम किसी को टिकट नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे नाराज़ हैं। हमको नए लोगों को लेकर आगे लाना पड़ेगा। एक दिन आएगा कि मैं भी नहीं रहूँगा यहाँ पर, कोई और आएगा मेरी जगह पर, हो सकता है कि इंशाअल्लाह मुझसे बेहतर होगा। तो दुनिया में आए हैं तो जाएंगे मेरे भाई। मजलिस ने जिसको जिम्मेदारी दी हम बखूबी निभाएंगे तो लोग उनको याद रखेंगे, लोग उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे। जो लोग अब मजलिस के ज़रिए से अवाम की खिदमत करते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह उनको दुनिया में भी अजर देगा और आखिरत में भी देगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं पूरी अवाम की जानिब से और बहैसियत एक मजलिस के एक सिपाही की जानिब से अहमद पाशा कादरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और पाशा, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं पाशा, हम आपको हरगिज़ छोड़ने वाले नहीं हैं पाशा। आप जहाँ कहीं भी रहेंगे हम आपको तंग करते रहेंगे अहमद पाशा कादरी। आपकी हर तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ होगी, आपकी हर मुसीबत हमारी मुसीबत होगी पाशा।
सिर्फ आप एमएलए नहीं हैं, मगर मजलिस से जो आपका रिश्ता है पाशा वो हमेशा रहेगा। अगर मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो पाशा आप मुझे खबर में उतारेंगे, अगर आप जाएंगे पाशा तो ये गुलाम भी आपके साथ चलेगा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, ये इन मजलिस के कायदीन की कदर करना ज़रूरी है। दुनिया से चले जाने के बाद दो आंसू बहाना ज़रूरी भी है, मगर उनकी ज़िंदगी में अगर हम उनकी कुर्बानियों को, उनकी तकालीफ को महसूस करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मजलिस के ऐसे कई हमारे नौजवान लीडर हैं, कायदीन हैं, बल्कि उनको बताने के लिए कि देखो ये होती है मजलिस से मोहब्बत, कि कैसे कैसे मसाइब और मुश्किलात में अहमद पाशा कादरी ने और उस ज़माने के मजलिस कायदीन ने अपनी खिदमात को मजलिस को दिया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहाँ पर मुमताज़ खां का भी जिक्र करना चाहूँगा। कल से बेहूदे किस्म की अफवाह किसी ने उड़ा दी और किसी अखबार ने लिखना शुरू कर दिया। उनकी तो पुरानी आदत है, अखबार काला करना उनका मकसद है। मजलिस के ताल्लुक से जब तक कोई झूठ नहीं लिखे उनको रात में नींद नहीं आती। तो एक न्यूज़ लिख दी मुमताज़ खां के बारे में, तो दारुसलाम में खां साहब मेरे पास आए और बोले कि असद मियाँ मैं न्यूज़ दिया था, अखबार एतमाद में छापे नहीं, मैं तरदीद करना चाह रहा था, आप ज़रा बोलो अखबार एतमाद को। तो मैं मुमताज़ खां का हाथ पकड़ के बोला, खां साहब 28 साल का आपकी मेरी दोस्ती है, कि आज ये दिन आ गया कि आपको बताना पड़ेगा मजलिस के ताल्लुक से आपका मौक़िफ़ क्या है। मैंने कहा अगर आपका और मेरी दोस्ती 28 साल की और ज़िंदगी भर रहेगी तो कभी आप जवाब मत दो इन तमाम झूठी बातों का। अब मुमताज़ खां का आप अंदाज देखोगे क्या है भाई। बोला खां साहब कोई ज़रूरत नहीं है जवाब देने की, कोई ज़रूरत नहीं है। इतने सालों की खुरबत, इतने सालों की रिफाकत, आज आपको अपना बयान पेश करना पड़ेगा। मेरा लिखने दो, दीवाने हैं, झूठे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं जानता हूँ आप क्या हैं। और यकीनन मुमताज़ खां के ताल्लुक से कहना चाहूँगा कि जब सालार पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, वेंकैया नायडू उम्मीदवार था, उस वक्त मुमताज़ खां ने, कोई उनके पास नहीं गया था, मुमताज़ खां ने खुद अपने दोस्तों को और मम्मी साहब गवाही देंगे सालारे मिल्लत के लिए काम करवाया। फिर मैं उनके पास गया मिलने के लिए। हमारे शेख हसन साहब थे मरहूम, पाशा जानते हैं, कामारेड्डी में उनकी बहुत बड़ी होटल थी। उनके बेटे कलीम के ज़रिए से मेरी उन मुमताज़ खां साहब से मुलाकात हुई। हशमत बैंक के मैनेजर थे, उनके दोस्त थे, उनके ज़रिए से कई बार मेरी मीटिंग हुई उनसे। बहुत ज़िद्दी किस्म के आदमी है, समझाना पड़ा उनको। खैर अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो मुमताज़ खां को चाहते हैं वो करीब से उनको मुझसे बेहतर जानते हैं। मुमताज़ खां ने बड़ी मेहनत करके आज इस मुकाम को हासिल किया। अब उनके दोस्तों का काम यह है, उनके ख़ानदान के लोगों का काम यह है कि उस शख्स की 40-45 साल की मेहनत को देखें, उसका एहतराम करें। लोग बहुत हैदराबाद में आजकल, हर आदमी आजकल अपने आप को सियासी एक्सपर्ट समझता। चेपीती का शेरवानी आता होगा उन्हें, नहीं ऐसा करे तो ऐसा होता, वैसा करे तो ऐसा होता, वहाँ ये खड़ा कर दिए तो ऐसा होता। मेरे पास भी 2 दिन आते इलेक्शन में, मिला बाबू उठो यहाँ से चलो। मेरा हमारे बाबा जो है एक अल्लाह के वली से के कान में अज़ान देने लगा है, उसके बाद अब दूसरी कान में सियासत बोले मेरे को। बोला तुम मेरे को सिखा रहे, उठो यहाँ से चलो। मशवरा देने वाले बहुत हैं, एक से एक नादिर मशवरा देते। ऐसा कर देना था, वैसा कर देना था। कभी आप इनसे पूछे तुम कितने दिन इलेक्शन में काम करे, तुम कभी रोड पे चले? बोले नहीं हमको कहाँ, ये आप लोगों का काम है, हमारा काम हमारे को मालूम क्या करना। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे लोगों से हम तमाम को बचना पड़ेगा जो सिर्फ निफाक पैदा करना चाहते हैं, जिनके जिंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि कैसे निफाक पैदा किया जाए, कैसे इंतशार पैदा किया जाए, कैसे मजलिस को बदनाम करना या कैसे मजलिस को कमजोर करना।
इनसे हमको देखना पड़ेगा। मगर मुमताज़ खां के ताल्लुक से मैं कह रहा हूँ, बहुत खिदमत अंजाम दी, बहुत से मसाइल पे मेरे मुमताज़ खां की राय मुख्तलिफ थी, और खां साहब जानते हैं, वो भी जानते हैं, उनकी भी राय मुझसे मुख्तलिफ थी। मगर आज आपसे कह रहा हूँ, जब तक मुमताज़ खां जिंदा रहेगी, असदुद्दीन ओवैसी के दिल में उनकी मोहब्बत थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। चाहे कोई लिख ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। जब आप किसी से दोस्ती करते ना मेरे दोस्त, तो उसके उस दोस्त की दोस्ती के जो भी कमजोरियां हैं उसको भी आप अपना लेते, सिर्फ अच्छाइयों को नहीं अपनाते आप। और कौन फरिश्ता होने का दावा कर रहा है? मैं भी कमजोर हूं, हम सब कमजोर हैं, हम सब में बुराइयां हैं, हम सब में खामियां हैं, इंसानी तो हैं हम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम मुमताज़ खां की भी खिदमत को भी सलाम करते हैं। आज एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मजलिस से रिश्ता मुनक़ते हो जाएगा, खुदा ना खास्ता नहीं। हम मुमताज़ खां के तजुर्बे से फायदा हासिल करेंगे, मुमताज़ खां को तंग करते रहेंगे, हम मुमताज़ खां के जरिए से मजलिस को और मजबूत करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि मुमताज़ खां मजलिस का साथ देती आए, अभी भी देंगे। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं उनके भाई मुख्तार खां के बारे में। 94 का वो जमाना आपको याद होगा, मैं सालार को लेकर गाड़ी चलाता था, लंदन से आया था, मुझे सियासत की सीन नहीं मालूम थी, अभी भी नहीं मालूम, थोड़ा सीख रहा हूं। तो मैं गाड़ी में बिठाकर सालार को जब लेकर आता था, मैं अपनी आंखों से कई मर्तबा देखा कि आपकी नायाब होटल के पास मुख्तार खां कुर्सी डाल के बैठते थे और फूंकते थे, या फिर ये आपकी नायाब शादी खाने के पास से जब कभी भी सालार को देखते तो उठ के सालार सलाम अलैकुम बोलते थे। मैं देखा अपनी आंखों से, मैं कानों से सुना इन चीजों को। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात है, और मैं बताना चाह रहा हूं दुनिया को, हम खाली इन मुमताज़ खां से, अहमद पाशा कादरी से मोहब्बत नहीं करते, हम इनके ख़ानदान के एक फ़र्द से मोहब्बत करते हैं, इनकी औलाद से मोहब्बत करते हैं। इनके बच्चों पर कुछ आँच आएगी तो हम भी साथ में ठहर जाएंगे उनके इंशाअल्लाह ताला। दुनिया ये ना समझे कि एमएलए नहीं है तो फिर हम कुछ भी करेंगे। मेरे भाई, ये मंजलिस का जो रिश्ता है ना मंजलिसियों का, उसको समझने की ज़रूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताकि आज जो नौजवान मंजलिस में हैं उनमें भी एक एकजहती पैदा होना, मोहब्बत पैदा होना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी खुशकिस्मती रही कि कई लोग ख्वाहिशमंद थे, टिकट नहीं मिला, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन, इंसान है, थोड़ी तकलीफ रही, मुझे फ़ोन करे, फ़ोन करके मुझसे शिकायत भी किए, कोई आकर मिलके शिकायत किए, कोई मैसेज के ज़रिए बोले कि साहब मैं बहुत नाराज़ हूँ। मगर जब मैं इनको दूसरे दिन देखा तो बोले, मैं पूछा क्या हुआ? बोले नहीं साहब, जमात है, जमात के लिए काम करना है। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाई, ये जमात इसी तरह आगे बढ़ी है। 65-70 साल का जो सफ़र रहा है, यही कुर्बानियों की वजह से बढ़ा है, यही मोहब्बतों से बड़ा है। इसी को हमको लेकर आगे बढ़ना है। कोई इस दुनिया में नहीं रहने वाला है, हम सब इस ज़मीन में ग़िज़ा, ज़मीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, हमारा जिस्म कीड़े उसको लग जाएंगे, हमारी हड्डियां गल जाएंगी। मगर जो नेक काम करेगा, जो गरीबों की मदद करेगा, जुल्म नहीं करेगा, वो गरीब, उसकी नस्ल याद रखेगी कि हाँ, ये ऐसे लोग भी दुनिया में थे जिनको हमने वोट दिया था, जिन्होंने बेबाक तरीके से गरीब और मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ी। इसीलिए आज सालार इस दुनिया में नहीं है, मगर सालार आज भी जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि सालार ने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के लिए गुजारा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये समझिए कि अगर अहमद पाशा कादरी साहब ने 50 साल इस जमात को दिए, तो अगर आज पाशा की तबीयत खराब है तो इसमें किसी हद तक पाशा की लापरवाही भी शामिल है। वो लापरवाही क्या थी कि जमात के लिए काम करना है। एक उम्र का जब हिस्सा आता है, इंसान कमजोर हो जाता है। हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह मुमताज़ खां को, अहमद पाशा कादरी साहब को, अल्लाह उनको सेहत दे
और वो पहले से ज़्यादा मजलिस की खिदमत करे, और हम इनको छोड़ने वाले तो नहीं हैं। ना खान साहब को छोड़ेंगे, ना अहमद पाशा कादरी साहब को हम छोड़ने वाले हैं। मुमताज़ खान के ताल्लुक़ से ही हमारे लोग बड़े खुशियाँ मना रहे थे, हो गया। अरे मला क्या हुआ रे हैं। बहरहाल ये अजीब किस्म के मायूस लोग हैं, इनकी सोच और फिक्र में सिर्फ बर्बादी और तबाही इनका मकसद है। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमेशा इन हसद करने वालों से, इन जालिमों से मंजलिस को बचा के रखा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आज खड़े होकर अहमद पाशा कादरी साहब और मुमताज़ खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनकी कुर्बानियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ मुख्तसर सी बात रखी है। इनकी ज़िंदगी के पहलू के सियासी सफ़र के कई बड़े बड़े कारनामे हैं। अगर कोई लिखने बैठे तो अच्छी खासी किताब बन जाती है। मगर मैं ये ज़रूरी समझा कि हमारे इन दो कायदीन का मैं शुक्रिया अदा करूं, इज़हार तशक्कुर उनसे करूं, ताकि कोई ये ना कहे कि असदुद्दीन ओवैसी अपने पुराने साथियों को, जिसको दोस्त कहता था, उनका असदुद्दीन ओवैसी भूल गया। मेरे भाई, मेरी ज़िंदगी का उसूल यही रहा कि मैं किसी को दोस्त बोलता हूँ तो जब तक वो दोस्ती ख़त्म नहीं करता, मैं ख़त्म नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उस इंसान की सिर्फ ताकत या दौलत से नहीं, या उसकी खूबियों से नहीं, बल्कि उसकी हर चीज़ से आप मोहब्बत करते हैं। अहमद पाशा कादरी साहब को मैं और अकबर ने बचपने से देखा है। बहुत से ऐसे पाशा के वाक़यात हैं जो हम आवाम में नहीं रख सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें पाशा में, एक मिजाहिया अंदाज भी पाशा में है। माने बहरहाल ये तमाम यादें मैं अपने सीने में रखूँगा, मेरे दिलो दिमाग में रखूँगा। और इंशाअल्लाह ताला मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों,